हेलो दोस्तों, हमारे चैनल दीपक शर्मा ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये घटनाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर पूजा चौहान जी ने हमारे साथ शेयर की है। तो आइए सुनते हैं पूजा चौहान जी और उनके परिवार की आपबीती। दोस्तों, पूजा चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली। पूजा चौहान जिस कॉलोनी में रहती हैं उस कॉलोनी में उनके घर के पास एक दरगाह और उससे थोड़ा ही दूर एक गुलाबों का बगीचा है। उस बगीचे में शाम के वक्त गुलाबों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि पूजा के परिवार में पूजा के मम्मी पापा और उनकी एक छोटी बहन, जिसे प्यार से सब लोग लड्डू कहते हैं, लड्डू को गुलाबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ ही वह अक्सर इस बगिया के पास टहलने जाया करती थी। कहते हैं उस बगीचे में पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। एक दिन पूजा और लड्डू वहां से शाम के वक्त टहल कर आ रहे थे। उस वक्त लड्डू के बाल खुले हुए थे। जब वो वहां से शाम को टहलते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे, उस वक्त अचानक लड्डू की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। जब लड्डू और पूजा शाम को घर पहुंचे तो उनकी माता जी ने पूछा पूजा से कि अचानक इसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तब पूजा ने अपनी माँ को बताया कि माँ, यह रास्ते में बहकी बहकी हरकतें कर रही थी। अनायासी कुछ भी बुदबुदा कर कभी एकदम से गुमसुम हो जाती और कभी जोर जोर से हंसने और रोने लगती। कहीं इसको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई है। पूजा ने अपनी माँ से कहा। तब माँ ने बहुत सोच विचारने के बाद पूजा से कहा, तुम लोग कहाँ कहाँ से गुजरे थे? कहीं किसी उतारे या नींबू मिर्ची पर तो पैर नहीं पड़ गया, या फिर कुछ ऐसा देख लिया हो जो तुम लोगों के लिए ठीक ना हो या जिस पर संदेह हो? पूजा ने अपनी माँ को संक्षेप में बताया कि माँ, मैं और पूजा जब गुलाबों की बगिया में घूम रहे थे तब वहां से हम लोगों ने कुछ गुलाब तोड़ लिए, जिस पर माली ने देखकर हमें डांट लगाने हमारे पीछे दौड़ लगाई। उसे देखकर हम लोग भी वहां से भाग लिए। कुछ दूरी तक तो माली ने हमारा पीछा किया, मगर उसके बाद माली वहां रुक गया और हम लोग वहां से भाग आए। हम वहां से जब थोड़ा दूर आ गए तो हम माली का मजाक उड़ा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तभी अचानक लड्डू की आवाज में परिवर्तन होने लगा। उसके बाद उसका व्यवहार भी बदलने लगा। माँ यह सुनकर ठिठक गई। इसी बीच वहां पूजा और लड्डू की चाची भी आ चुकी थी, जिसने यह घटना पूरी सुनी। तो उसने कहा कि वहां बगिया के आसपास पहले पुराने ज़माने में कहा जाता है कि कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, इसलिए उस एरिया में जगह जगह पर दरगाह और मस्जिदें बनी हुई है। कहीं कुछ हवा का चक्कर तो नहीं लग गया? यह सुनते ही पूजा की मां ने अपने पैरों में चप्पल डाली और एक पंडित जी को बुलाने के लिए उनके घर की ओर दौड़ लगा दी। मां ने पूजा और उसकी चाची को कहा कि तुम लड्डू को संभालो, मैं जाकर पंडित जी को लेकर आती हूँ। जब पूजा की माँ पंडित जी के घर पहुंची तो पता चला पंडित जी कहीं पूजा पाठ करने गए हुए थे और वह
उनकी कोई मदद नहीं कर पाए क्योंकि वह अखंड रामायण का पाठ करने में व्यस्त थे। उस रात लड्डू की तबीयत में तेजी से परिवर्तन आया। इधर उसी रात पूजा के पिताजी का भी एक्सीडेंट हो गया। उन्हें गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह 5-6 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। अब लड्डू की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। अब उसने दिन रात रोना और डरना शुरू कर दिया था। कुछ समय के लिए जब लड्डू होश में आती तो वह पूजा और अपनी चाची को बताती कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। ऐसा लगता है कोई 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मेरे आसपास किसी पुरुष की आकृति रहती है जिसका सिर काफ़ी बड़ा है। वह लड्डू को दिन रात देखता रहता है। जब लड्डू नहाने भी जाती थी तो वो वॉशरूम का गेट लॉक नहीं करती थी और पूजा को कहती कि तुम बाहर ही खड़ी रहो। पूजा ने जब यह बात अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने लड्डू को पूछा तो लड्डू ने रो रो कर सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ, वह हर पल मेरे साथ रहता है, मुझे कोई घूरता रहता है। जब भी मैं सोती हूँ तो वो मुझ पर हावी हो जाता है। कहते ही लड्डू जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश होकर गिर गई। अब तक 1 हफ्ता हो चुका था। पंडित जी भी वापस अपने घर आ चुके थे। पंडित जी से पूजा की माँ जब उनके घर मिलने गई और जब यह सारी बातें सुनी तो पंडित जी ने वहीं से मंत्रोच्चारण किए और अपने घर से ही एक एक धागा सभी महिलाओं को बांधने को कहा अगर मैं आपके घर आया और लड्डू और मेरा आमना सामना हुआ तो शायद वह लड्डू को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पंडित जी ने कहा। पूरी बात सुनकर कि जब वह बगिया से लौट रहा था तो पूजा ने लौटते समय लड्डू का नाम पुकारे बिना ही उसको कहा कि चलो चलते हैं। और लड्डू के उस समय बाल खुले हुए थे। रास्ते में बार बार कभी हंसना और कभी रोने का कारण यह था कि वह लड्डू पर वह हावी हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये लोग किसी मस्जिद को पार करते या उसके आसपास होते तो वह घुटन महसूस करने लगती, आवाज़ भारी हो जाती। इससे पता चलता है कि वह कोई पुरुष है और एक जिन है, क्योंकि उस रास्ते पर काफ़ी मस्जिदें हैं जिनसे वह खौफ महसूस कर रहा था। पंडित जी ने उसकी माँ को बताया कि आपकी बच्चियाँ कब्रिस्तान वाली ज़मीन पर खुले बाल लिए टहल रही थी और लड्डू ने वापस चलते टाइम पुकारा कि आजा आजा मेरे साथ चलते हैं। और यहीं पर गलती हो गई, वह जिन उनके साथ हो लिया। अब वह जिन लड्डू पर हावी हो चुका है। लड्डू को बचाने के लिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि उसे भूत को या जिन को मैं पूजा पर हावी होने के लिए उकसा सकता हूँ। बस इतना ही कर पाऊँगा। तब लड्डू की माँ ने कहा कि पंडित जी, मुझे मेरी दोनों बच्चियाँ प्यारी हैं, मेरी दोनों आँखों के बराबर हैं। क्या आपने किसी बच्चों में भेदभाव कर सकते हो? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना मन शांत रखिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। लड्डू की राशि और पूजा की राशि में बहुत फर्क है। पूजा जिस नक्षत्र में पैदा हुई है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। इस तरह की शक्तियों से लड़ने के लिए पूजा धार्मिक भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा की राशि उच्च स्थान पर होती है। दूसरी, पूजा की राशि को कई दई देवता प्रोटेक्ट भी करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह राशि तारामंडल में पॉजिटिव एनर्जी से घिरी हुई है, अर्थात वह पूजा पर आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पूजा की माँ सोचते हुए बोली कि क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। पंडित जी ने कहा, ये सब मगर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, कुछ समय लगेगा।
आप लोग लड्डू को अकेला मत छोड़ना। यह सुनकर पूजा की माँ तो अपने घर लौट आई, लेकिन लड्डू ने पूजा अपनी माँ को मुस्कुराकर बड़े शरारती अंदाज में देखा और अपनी माँ को कहा कि आज की रात और भी मुश्किल होने वाली है। और फिर रात होते लड्डू ने हरकतें करना शुरू कर दिया था। घर में न रहकर वह कभी छत पर भाग जाती, लौट कर आती और फिर भागते हुए कभी होश में आना, कभी बेहोश हो जाना। यह देखकर पूजा की माँ और पूजा दोनों बहुत घबरा गए। पूजा की माँ ने पूजा से कहा कि जाकर पंडित जी को यह सब बताना और हो सके तो पंडित जी को लेकर आ जाना। पूजा ने अपनी साइकिल उठाई और घबराते हुए दोबारा उसी सुनसान रास्ते से पंडित जी को बुलाने के लिए उनके घर की ओर निकल गई। उसकी मजबूरी थी, मगर वह थोड़ी मजबूत थी। हनुमान जी का नाम लेते हुए वह उस सुनसान रास्ते को पार कर रही थी। एक जगह थक कर जब वह नाम लेना कुछ सेकंड के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उसकी सांसें भरी हुई थी, तभी उसे कट कट की कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी और पूजा की साइकिल की चेन टूट गई। मगर अपनी बहन और अपनी माँ का ख्याल आते ही वह साइकिल छोड़कर पंडित जी के घर की तरफ दौड़ी, सीधे देखते हुए। मगर उसे आसपास की झाड़ियों से आवाज़ आने लगी, जैसे उसके साथ साथ कोई दौड़ रहा हो। झाड़ियों का झुकाव नीचे की तरफ होने लगा, मानो उनके पैरों तले कोई रौंद रहा हो। लेकिन पूजा निरंतर भगवान का नाम लेते हुए दौड़ती जा रही थी। घबराते हुए जब वह पंडित जी के घर पहुंची, पहले पंडित जी पूजा के साथ आने के लिए तैयार हो गए, मगर उस सुनसान रास्ते पर आकर पंडित जी ने असमंजस में पड़ गए और बोले, बिटिया शायद मैं बिना तैयारी के आपके साथ आ गया हूँ, शायद मैं लड्डू को बचा ना पाऊँ, और तुम्हारे पिताजी के साथ जो कुछ दुर्घटना हो रही है उसके पीछे भी वही चिन्ह है। बेटा, अगर मैं लड्डू को बचाने में कामयाब भी हो गया तो वह तुम्हारे पिताजी को ठीक ठाक नहीं रहने देगा। इसलिए और कोई समस्या ना हो जाए बेटा, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अपनी माँ को समझाना कि हिम्मत रखे, लड्डू के साथ रहो, हनुमान पाठ करो, और अगर कोई पीर फकीर हो तो उनसे बात करो। पूजा काफ़ी निराश थी, काफ़ी परेशान। यह सुनकर दौड़ते हुए पूजा अपनी साइकिल की ओर आई और अपने हाथ में साइकिल को उठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि पंडित जी ने उसे कहा था कि साइकिल हाथ में वापस ज़रूर ले जाना, छोड़ना नहीं उस जगह पर। जब पूजा अकेली घर पर लौटी तो माँ बेटी बहुत घबरा गए। जब यह सब हलचल चली रही थी तो पूजा की चाची आ गई और कहा कि दीदी, अब भैया और लड्डू की तबीयत कैसी है? पूजा बोली, कुछ भी ठीक नहीं है चाची, पता नहीं क्या हो गया है, पापा भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तभी चाची ने कहा कि दीदी, आप मेरे साथ मेरे घर आइए, हम लड्डू को भी ले चलते हैं। पूजा की माँ ने कहा, वह बेहोश है, इस स्थिति में तुम्हारे घर जाना ठीक नहीं होगा, कहीं तुम भी परेशान ना हो जाओ। तभी पूजा की चाची ने कहा कि हमारे घर माता जी का पाठ रखा है, शाम को जो दिया रखा जाता है वह भी जल रहा है, धूप का धुआं अभी भी घर में है, हमें कुछ नहीं होगा रात को। अब वह लोग बेहोशी में ही लड्डू को उठाकर पड़ोस में अपनी चाची के घर ले आए। लड्डू अब बुरी तरह तड़पने लगी और बड़बड़ाने लगी। वह थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाने लगती। पूजा की माँ अब रोने लगी और माता जी के सामने
बोल बोल कर रोने लगी कि माँ, मेरे बच्चों की रक्षा करो, ये क्या हो गया। हे माता जी, मेरे बच्चों पर कृपा करो। यह बोलते हुए पूजा की माँ ने माता जी के चरणों पर जो कंकु लगा हुआ था वह दोनों बेटियों के सिर पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद पूजा अपनी चाची से काफ़ी कड़क आवाज़ में बोली कि मैं हलवा पूड़ी खाऊंगी। यह सुनते ही पूजा की चाची ने थाली लगा कर ले आई और पूजा ने भोजन किया। यह सब देखकर पूजा की माँ और उसकी चाची काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि पूजा अभी कुछ देर पहले ही बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी और बस सिर्फ लगातार रोए जा रही थी। मगर अब पूजा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब पूजा की माँ ने रोते हुए चाची की तरफ देखा तो चाची ने इशारे से कहा कि दीदी आप चुप रहिए। तभी लड्डू ने कुछ बड़बड़ाया और पूजा ने बड़ी बड़ी आंखों से लड्डू की तरफ देखा क्रोध भरे अंदाज में, और उठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे उसे अपने गले से लगा लिया। लड्डू रोने लगी। तभी पूजा ने उसके बाल पकड़कर पीछे से 2-3 बार जोर से झकझोर दिया। लड्डू बहुत जोर से अजीब सी आवाज में निकालकर रोने के साथ ही पूजा के कंधे पर झूल गई। यह नज़ारा देख पूजा की चाची और माँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे और माता जी का नाम लेकर डरे हुए यह सब नज़ारा देखते रहे। वह जोर से माता जी के नाम का जाप करते जा रहे थे। अचानक लड्डू ने जोर से अपनी असली आवाज में रोते हुए कहा, जय माँ। दोनों बहनें रोने लगी और थोड़ी देर बाद सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में था। यह सब देखकर पूजा की माँ और उसकी चाची ने शंखनाद किया और माता जी की आरती गाई। सबने प्रसाद ग्रहण किया और वो रात कट गई। अगले दिन सुबह सब लोग असमंजस में थे, मगर लड्डू नींद में ही थी। अगले दिन पूजा के पिता अपने छोटे भाई के साथ वापस घर आ गए। पूजा के चाचा ने यह सब सुनने के बाद पंडित जी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे भाई वापस आ गए हैं, मगर पंडित जी आपको ऐसा उस रात नहीं करना चाहिए था। मेरे परिवार, मेरे बच्चों का साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। आपको मेरे परिवार को बचाने आना चाहिए था। तो पंडित जी ने उसके चाचा को बताया कि मैंने उस रात पूजा को बताया था कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू को बहुत खतरा है, मैं उस दिन घर आऊं और उसे कुछ हो ना जाए। पंडित जी अब काफ़ी प्रसन्न थे और प्रसन्न मुद्रा में बोले, चौहान जी, जब पूजा ने लड्डू को गले से लगाया तब सारी परेशानियां वहीं ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लड्डू को गले पूजा ने नहीं, शक्ति स्वरूपा स्वयं माता ने लगाया था। क्योंकि पूजा धार्मिक प्रवृत्ति की है और माता जी की भक्त है, माता जी का आशीर्वाद उसके साथ था। शक्ति का अंश उसके शरीर में विद्यमान हो चुका था उस रात। इसलिए आपके परिवार की समस्त परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं। लड्डू सो रही थी, मगर काफ़ी थकी हुई थी, मगर अब सब कुछ सामान्य था। बताते बताते पंडित जी एक बात और ज़रूर बता गए कि उस रात मेरा ना आने का एक कारण यह भी था कि वह जिन उस रात मेरा और पूजा का पीछा कर रहा था। मुझे अचानक न जाने क्यों पूजा के साथ आते आते एक सिरहन पैदा हो गई थी। मुझे एक शंका पैदा हो गई थी कि अगर मैं यहाँ से गया तो आज वो जिन लड्डू और पूजा को तो छोड़ देगा, मगर शायद मेरे परिवार को नुकसान पहुँचा देगा। इसलिए मैंने पूजा को उसके घर भेज दिया और यहीं से
अपने परिवार की रक्षा करने रुक गया, मगर साथ साथ मैंने यहीं से मंत्र उच्चारण करना बंद नहीं किया, जिससे पूजा और लड्डू को थोड़ी शक्ति मिल सके उस दिन का सामना करने की। दोस्तों, ऐसा कहा भी जाता है कि कब्रिस्तान या रात के समय सुनसान जगह पर लड़कियों को कभी बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पूजा चौहान और उनके परिवार की एक आप बीती, जिसमें उन्होंने लगभग कुछ समय नर्क की तरह भोगा। दोस्तों, यह थी हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची डरावनी आप बीती। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी घटना की ओर। चलते हैं आज की घटना की ओर। दोस्तों, यह घटना दो दोस्तों की है, इसमें एक का नाम रंजन है और दूसरे का नाम दीपक है। घटना उत्तराखंड के शहर देहरादून की है। वैसे तो देहरादून और सारा उत्तराखंड ही बहुत खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी है। यही सब बात मध्य प्रदेश के महू में रहने वाले रंजन को वहाँ घूमने के लिए खींच कर ले गई थी। दरअसल रंजन एक वकील है। काफ़ी समय से व्यस्तता के कारण रंजन और उसका मित्र, जो कि बैंक में काम करता था, जिसका नाम दीपक है, कहीं छुट्टियां मनाने का सोच रहे थे। ऐसे दीपक बाय नेचर काफ़ी एडवेंचरस है, इसलिए दीपक लद्दाख जाना चाहता था। मगर जुलाई के महीने में लद्दाख का ट्रिप थोड़ा रिस्की हो सकता था। इसलिए रंजन ने कहा कि मेरा एक स्कूल फ्रेंड रवि अब देहरादून शिफ्ट हो गया है विद फैमिली। उसका वहाँ काफ़ी अच्छा बिजनेस है और उसका काफ़ी बड़ा एक फार्म हाउस भी है। उसकी वहाँ काफ़ी अच्छी पहचान भी है, तो घूमने फिरने का सारा अरेंजमेंट भी वहाँ आसानी से कर देगा। और इसी बहाने रंजन भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रवि से मिल लेगा काफ़ी समय बाद। दोस्तों, दीपक रंजन से उम्र में लगभग 10 साल छोटा था, इसलिए वह रंजन की कोई बात नहीं टालता था। तो दोनों का देहरादून जाना डिसाइड हुआ। दोनों अगले दिन मॉर्निंग फ्लाइट लेकर इंदौर से देहरादून पहुंचे। देहरादून रवि के पास जब वो पहुंचे तो दोनों को लेने देहरादून एयरपोर्ट पर रवि आया हुआ था अपने एक दोस्त के साथ। शाम का समय था। रवि दोनों को लेकर एयरपोर्ट से देहरादून अपने फार्म हाउस की ओर निकल गया। रास्ते में उसने अपने दोस्त को देहरादून में ही ड्रॉप कर दिया। दरअसल रवि का जो फार्म हाउस था वो देहरादून से 40 किलोमीटर आगे की ओर एक हाईवे पर सुनसान रास्ते पर था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। खाने पीने का अरेंजमेंट रवि ने पहले ही फार्म हाउस पर करवा दिया था। दोस्तों, रवि का फार्म हाउस करीब 20 एकड़ में फैला था। चारों तरफ आम के पेड़ लगे हुए थे। बीच में रवि का फार्म हाउस था। वह देखने में किसी पुरानी हवेली जैसा लग रहा था, मगर अंदर से वह काफ़ी लविश था। रवि ने अपने फार्म पर 4 विदेशी नस्ल के कुत्ते भी पाले हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह सुनसान फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर जंगलों में काफ़ी नज़दीक था। इस फार्म हाउस के बाद अब आगे सिर्फ जंगल ही जंगल थे, इसलिए वहाँ पर जंगली जानवर और अनजान चीज़ों का खतरा भी काफ़ी रहता था। पहाड़ों की रात वैसे भी कुछ ज़्यादा ही काली और खामोश होती है। यह बात दीपक को अब महसूस होने लगी थी। तीनों ने साथ में खाना खाया। रवि ने अपने चारों कुत्तों को अब फॉर्म में खुला छोड़ दिया था। वापस आकर अंदर तीनों बातें करने लगे। बातें करते करते रात का लगभग
1:30 बज चुका था। रंजन और रफ़ी काफ़ी समय बाद मिल रहे थे और दोनों स्कूल बडी भी थे, तो वह पुराने दिन याद कर रहे थे। मगर दीपक को अब नींद आने लगी थी। तो दीपक ने बोला, भैया आप लोग बातें करिए, मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाता हूँ। दोनों ने दीपक को रोकने की काफ़ी कोशिश की कि बैठ यार, बातें करते हैं। मगर दीपक बोला, भैया सुबह से निकले हैं, अब थकान से नींद आ रही है, आप दोनों बातें करिए, मैं पास वाले रूम में जाकर सो जाता हूँ। रंजन और रवि दोनों ने दीपक की बात मान ली और कहा, ठीक है जाओ। मगर तभी रवि बोला, दीपक भाई तुम्हें डर तो नहीं लगता ना? वैसे तो दीपक काफ़ी एडवेंचरस नेचर का था और फार्म हाउस का शांत माहौल और आबो हवा वो अभी तक काफ़ी इंजॉय कर रहा था। मगर रवि के ऐसा कहने पर वह ठिठक गया और बोला, नहीं मैं नहीं डरता, मगर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी रवि ने अपने बेड के नीचे से एक बंदूक निकाली और रंजन और दीपक को दिखाने लगा। रंजन और दीपक ने पूछा, रवि ये किसकी है? रवि बोला, या सुनसान फार्म हाउस है, शहर से काफ़ी दूर है, जंगली जानवर का खतरा रहता है और लूटपाट का भी, कहीं कोई घुस आए तो प्रोटेक्शन के लिए रखना पड़ता है। वैसे बात सही भी थी। दीपक ने कहा, ठीक है मैं जाकर सो जाता हूँ। तभी रवि फिर बोला, दीपक भाई अगर रात में कुछ सुनाई दे या दरवाज़ा खटखटाए तो गेट मत खोलना। दीपक को ये बात काफ़ी अजीब सी लगी। शहर से 40 किलोमीटर दूर सुनसान 20 एकड़ के फार्म पर, जहां हम 3 और 4 कुत्तों के अलावा कोई नहीं है, गेट कौन खटखटाएगा? ऐसा सोचना था दीपक का। और यही बात दीपक ने रवि को भी कही। रवि बोला, यहाँ कुछ अलग आवाज़ें आती है। तो दीपक ने पूछा, कैसी आवाज़ें? रवि बोला, डरना नहीं, यहाँ रात में अगर कोई किसी तरह की आवाज़ें आए तो डरना नहीं और दरवाज़ा खोलकर चेक नहीं करना। यह बात सुनकर दीपक को एहसास तो हो गया था कि रवि क्या कहना चाहता है। रवि की बात सुनकर दीपक के शरीर में सिरहन पैदा हो गई थी। मगर दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे रवि भाई मैं नहीं डरता। दीपक ने ऐसा कह तो दिया, मगर दीपक अब अंदर से थोड़ा डर चुका था। हो भी क्यों ना, रात के अंधेरे में पहाड़ों में स्याह काली रात के बीचों बीच एक अकेले घर में अगर कोई अनहोनी हो जाए। यही सोचते हुए दीपक सोने के लिए दूसरे रूम में चला गया। जिस रूम में दीपक सोने गया था उस रूम का दरवाज़ा बाहर की तरफ ही खुलता था। मतलब अगर बाहर से किसी को अंदर आना हो तो वह उसी दरवाजे से अंदर आएगा। खैर दीपक ने सोचा, डरना क्या, बाहर 4 कुत्ते हैं और फिर साथ में गन भी है, जो होगा देखा जाएगा। दीपक बेड पर लेट तो गया, मगर रवि की बातें सोचकर काफ़ी थकान के बाद भी अब दीपक को नींद नहीं आ रही थी। वही बातें करते करते अब रंजन और रवि भी सो चुके थे। रात करीब 2:30 बजे, मगर दीपक को नींद नहीं आ रही थी। रवि की वही सब बातें दीपक के दिमाग में चल रही थी। रवि की बातें सोचते सोचते दीपक की भी आंखें लग गई। मगर अचानक रात के 3:15 बजे दीपक की आंख किसी आवाज से खुली। अचानक खुली नींद और वो आवाज सुनकर दीपक बहुत घबरा गया। घबराए हुए दीपक ने आवाज सुनने की कोशिश की कि शायद कुत्तों के यहाँ वहाँ घूमने या चलने की आहट होगी, मगर किसी के चलने की आवाज साफ दीपक को सुनाई दे रही थी। मगर यह किसी जानवर के नहीं, किसी 2 पैरों की चलने की आहट थी। डर से दीपक की नींद उड़ चुकी थी
और सारा एडवेंचर अब दहशत में बदल गया था। दीपक ने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि शायद यह उसका वहम हो, मगर अब आवाज़ ऐसी आ रही थी मानो कोई पायल पहनकर बाहर टहल रहा हो। यह सुनकर दीपक का सारा शरीर पसीने से भीग चुका था, क्योंकि वह आवाज़ रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। रात के सन्नाटे में पायल पहनकर किसी के चलने की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो कोई दीपक का अभी कलेजा चीर देगा। डर के कारण दीपक के मुंह से अब आवाज़ तक नहीं आ रही थी। उस रूम में एक खिड़की थी जिसके पास दीपक का बेड लगा हुआ था। धीरे धीरे वह पायल की आवाज़ अब उस खिड़की के पास आ गई थी। दोस्तों, दीपक को लगा मानो मौत धीरे धीरे उसको अपने आगोश में लेने आ रही हो। डर से दीपक अब अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। वह कदमों की आवाज़ अब खिड़की के पास आकर रुक गई थी। दीपक को यह महसूस हो रहा था कि कोई खिड़की के पास खड़ा है, या सही बोले तो खड़ी है। मौत को इतना पास खड़े महसूस करना शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस डर की कोई सीमा नहीं रही। इतना सब काफ़ी नहीं था कि अब जो होने वाला था दीपक उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था। एक भयानक आवाज़ में खिड़की के पास ही वहाँ रोने की इतनी भयानक आवाज़ आई कि दीपक बेहोश हो गया। वह जब रवि और रंजन दीपक को उठाने उसके रूम में गए तो देखा कि दीपक बेहोश है। वह दोनों बहुत घबरा गए। दीपक के चेहरे पर पानी डालकर उसे जैसे तैसे होश में लाए। दीपक जब होश में आया, उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था, आंखें लाल, और उसकी डर से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। काफ़ी देर बाद जब दीपक की हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने सारी घटना रंजन और रवि को बताई। घटना सुनकर रंजन तो इसे दीपक का वहम या सपना समझ रहा था, मगर रवि जानता था कि दीपक झूठ नहीं बोल रहा है, ना ही यह उसका वहम है। अब दीपक एक और रात इस फार्म हाउस में काटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी रवि ने देहरादून से दूर पहाड़ों पर एक गांव मटोगी, जिसके पास रवि के एक फ्रेंड का रिजॉर्ट अभी पूरी तरह बना नहीं था, वहां ले जाने का प्लान कर लिया। दोपहर में लगभग 1 बजे तीनों पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों से होते हुए मटोगी रिजॉर्ट पर पहुंचे। दोस्तों, पहाड़ों पर यह रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत था। यहाँ आने का रास्ता इतना खूबसूरत था कि दीपक अपने कल रात की घटना को भी भूल चुका था। इस रिजॉर्ट में एक कंपाउंड के बीच में सभी रूम्स बने हुए थे, वह भी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, ताकि आने वाले गेस्ट की प्राइवेसी भी मेंटेन हो सके। हर रूम दूसरे से काफ़ी दूरी पर था। शाम का नाश्ता करने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गप्पे लगाने लगे। बातों बातों में रिजॉर्ट मालिक, जो कि रवि का फ्रेंड था, कहने लगा कि रात को कोई भी रूम से मत निकलना। यहाँ भालू होते हैं पहाड़ों पर, जो लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। रात को रूम से बाहर निकलना यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए 12 बजे बाद रूम से कोई बाहर नहीं आता। वैसे भी पहाड़ों पर भालू होना एक आम बात है, इसलिए यह बात सबको सामान्य ही लगी। रात को रवि के फ्रेंड ने सभी के लिए डिनर अरेंज करवाया। डिनर के साथ ड्रिंक्स का भी अरेंजमेंट था। रात लगभग 9 बजे पार्टी शुरू हुई। पार्टी जहाँ हो रही थी वह एक ग्लास हाउस था, जो कि रिजॉर्ट के बीचों बीच एक सेपरेट क्यूब बना था। वह पूरा ग्लास से बना हुआ था, ताकि लोग खाना खाते हुए भी नेचर का फील ले सकें। अभी ड्रिंक्स चल ही रहे थे। लगभग रात 11 बजे का समय था कि लाइट अचानक से चली गई।
पहाड़ों के ग्रामीण इलाकों में लाइट जाना एक सामान्य बात है। माहौल बहुत शांत था। पूरे रिजॉर्ट में हम सिर्फ 5-6 लोग ही थे। सबने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। तभी रंजन को खाने से पहले एक मेडिसिन लेनी थी, तो उसने दीपक को बोला, भाई जाकर रूम से मेरी मेडिसिन ले आएगा क्या? तो मेडिसिन लेने जैसे ही दीपक उस ग्लास हाउस से बाहर निकला, बाहर रात का सन्नाटा देख वह एक बार के लिए सहम गया। और साथ ही रवि के फ्रेंड की बात याद आ गई कि यहाँ रात को भालू घूमते हैं। वह डरा जरूर मगर ड्रिंक किए था, तो हिम्मत किए रूम की तरफ अंधेरे में ही दौड़ लगा दी। बता दूं कि रूम ग्लास हाउस से लगभग 50 मीटर दूर था। अंधेरे में भागते हुए सुनसान पगडंडी पर दीपक को लगा कि कोई इसके पीछे आ रहा है, जिसके पीछे होने का भारी एहसास उसे हो रहा था। मगर उसे लगा कि यह उसका वहम है, क्योंकि उसने ड्रिंक भी की हुई है। दीपक जैसे दौड़कर गया था वैसे ही दौड़कर वह दवाई लेकर वापस भी आ गया, मगर वो पीछा करने का एहसास उसका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। देर रात खाना खाने के बाद सभी लगभग रात 1 बजे सोने चले गए। दीपक, रंजन और रवि तीनों एक ही रूम में सोए थे, ताकि रंजन और रवि बातें कर सकें और अपने बचपन के दिनों को याद कर सकें। बातें करते करते अब तीनों की ही आंख लग चुकी थी। रात करीब 3 बजे दीपक को बेचैनी होने लगी और काफ़ी घबराहट सी महसूस होने लगी, तो दीपक पानी पीने के लिए उठने लगा। अभी दीपक अपने बेड से उठने ही वाला था कि उसे अपने रूम के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। दीपक उठने की बजाय अब तुरंत वापस बेड पर लेट गया। दीपक को लगा शायद कोई जंगली जानवर है, भालू या तेंदुआ। रात का सन्नाटा इतना था मानो बाहर जो था उसके पैरों से दबने वाली घास की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दीपक ने खुद को शांत किया, मगर अचानक से वही पायल की आवाज आने लगी। अब तो दीपक का कलेजा मानो उसके मुंह को आ गया था। वह इतना डरा था, पैरालिसिस हो गया हो उसे। उसने चिल्लाने की कोशिश भी की, मगर आवाज नहीं आ रही थी। रंजन और रवि को उठाने की कोशिश कर रहा दीपक बस बेड पर बेबस खौफ से जमा हुआ पड़ा था और बेड पर ही छटपटा रहा था। ऐसी ही छटपटाहट से बेड के पास रखा सामान गिर पड़ा। सामान गिरने की आवाज़ से रवि की आंखें खुल गई। अब धीरे धीरे वह पायल की आवाज़ हमारे दरवाजे के पास आती जा रही थी। लग रहा था मानो कोई दरवाजे के पास ही घूम रहा हो और इंतज़ार में हो कि कोई बाहर निकले। यह आवाज़ अब रवि ने भी सुन ली थी। रवि भी काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसको लगा शायद वो चीज़ जो दीपक का पीछा करते करते यहाँ मटोगी तक आ चुकी है। रवि इन सभी बातों को समझता था और इन रूहों के बारे में भी जानता था। वह जानता था कि पहाड़ों और जंगलों में कुछ बेचैन रूहें घुमा करती हैं और लोगों का शिकार करती हैं। रवि ने लोगों से सुना भी था कि रात में उसके फार्म हाउस पर कोई घूमता है, जिसके रोने और पायल की आवाज़ें रात भर फार्म हाउस से आती हैं। मगर आज उसका भी सामना इन सब चीज़ों से हो गया था। अब रवि भी काफ़ी दहशत में था। रवि और दीपक एक दूसरे का हाथ पकड़े बस एक साथ खड़े थे। तभी भयानक रोने की आवाज़ आने लगी।
वह रोने की आवाज़ रात के सन्नाटे में इतनी भयानक लग रही थी कि किसी कमज़ोर दिल वाले का हार्ट अटैक हो जाए। रोते रोते ही अचानक रोने की आवाज़ बंद हो गई और उसके बाद एक भयानक और दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख इतनी खतरनाक थी कि दीपक और रवि बेहोश होते होते बचे। चीखें सुनकर रंजन की भी अब आंख खुल गई थी। पहाड़ों पर स्याह काली रात में वो पायल की आवाज़, वो रोना और वो भयानक चीख मानो पहाड़ों का भी सीना चीर रही हो। हमारे और उस प्रेत या प्रेतनी के बीच मात्र वह लकड़ी का गेट था, पर वह अंदर नहीं आ रही थी। मौत बस बाहर ही चक्कर काट रही थी। डर के साथ तीनों की वह रात बड़ी मुश्किल से कटी। धीरे धीरे जो आवाज़ें आ रही थी अब वो शांत होने लगी थी। वह रूह वहाँ काफ़ी देर भटकने के बाद पायल की और रोने के साथ ही चलने की आवाज़ अब दूर होती जा रही थी। वह रूह अब उनसे दूर जा रही हो। सुबह करीब 5:30 बजे तीनों ने तुरंत अपना सामान पैक किया और वहाँ से देहरादून के लिए निकल गए। रवि जानता था अगर वह चीज़ पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है तो वह अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शायद वह दीपक, रंजन या रवि के पीछे उनके साथ ही चली जाए। पहाड़ों से नीचे आकर रवि ने अपने पिताजी और माताजी को फ़ोन किया और रात की सारी घटना बताई। तो उन्होंने एक जानकार को अपने घर देहरादून बुला लिया और रंजन, दीपक और रवि तीनों को कहा कि तुम तीनों भी तुरंत घर आ जाओ। दीपक, रंजन और रवि के देहरादून वाले घर पहुंचे। तब उनके घर में माता जी की एक चौकी लगी हुई थी और हवन चल ही रहा था कि पिताजी ने एक पहुंचे हुए महात्मा को वहां हवन और पूजा के लिए बुला लिया था और यह सारी घटना उनको बता दी थी। महात्मा जी ने तीनों को हवन वेदी पर बिठाया और तीनों पर भस्म और नारियल का उतारा किया। साथ ही सारे परिवार को उन्होंने रक्षा सूत्र भी पहनने को दिया। जब महात्मा जी से अब पूछा गया कि वह चीज़ हमारा पीछा कर रही थी तो उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र और जो उतारा उन्होंने अब तुम्हारा किया है वह तुम लोगों का पीछा नहीं करेगी। बताया कि वह वीराने और पहाड़ों पर भटकने वाली अशांत रूह है जो लोगों का शिकार करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। यह बात पूछने पर कि गुरुजी, वह रूह जब हमारे साथ हमारा पीछा करते पहाड़ों तक आ गई थी तो ना तो फार्म हाउस पर और ना ही पहाड़ों पर उस रिजॉर्ट पर वो गेट तोड़कर हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तभी गुरुजी ने रंजन की ओर देखा और बोला, रंजन, आपकी माता जी को आपके कुल देवता आते हैं। यह बात सुनकर रंजन हैरान हो गया कि यह बात गुरुजी को कैसे पता चली। दीपक भी रंजन का 10 सालों से दोस्त था। यह बात ना दीपक को और ना ही रवि को मालूम थी। आगे पंडित जी ने कहा कि आपके कुल देवता की वजह से वह आप तीनों को 2 बार उस मौत से बच गए हैं। आपके कुल देवता की वजह से वह रूह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकी। गुरुजी ने रवि को भी फार्म हाउस पर एक मंदिर बनवाने की सलाह दी, जिसे रवि और उसके परिवार ने तुरंत मान लिया। इस हादसे के बाद दीपक और रंजन भी अपना सफर खत्म करके वापस इंदौर लौट आए। आज दीपक, रंजन और रवि तीनों ही सुरक्षित हैं, मगर एडवेंचरस जगहों पर जाने का शौकीन दीपक अब देर रात कहीं जाने से पहले कई बार सोचता है। उन 2 रातों की दहशत ने कहीं ना कहीं दीपक के अंदर अब
डर भर दिया है। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो दीपक रंजन और रवि के साथ घटी थी। ऐसी ही सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। दोस्तों, मैं शाउट आउट देना चाहूँगा कीर्ति दीक्षित जी को, जो कि हमारी न्यू सब्सक्राइबर है। दोस्तों, हमने कहा था हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम लोग आने वाले वीडियोस में उन्हें भी शाउट आउट दे सकें।